कोई भी संपत्ति का अगर कोई भी नकली दस्तावेज होता है, नकली कहने का मतलब क्या हुआ, किसी का रजिस्ट्री जो है वो नकली है ना, किसी का जो जमाबंदी जो है एक तरह से कायम किया गया, मुटेशन कराया गया, दाखिल खारिज करा के अपने नाम पे करवा लिया गया, वो नकली है। ठीक है, अगर ऐसा किया गया मान लेते हैं तो वो नकली ही होता है। आप उसको अगर चाहेंगे किसी प्रकार से, मान लेते हैं अगर कोई नकली दस्तावेज तैयार कर लिया और उस आधार पे, तो नकली दस्तावेज को कैसे पता करना आपको कि वो नकली है। ठीक है, मान लेते हैं किसी के पास आपको कोई रजिस्ट्री दिखा रहा है कि देखिए ये रजिस्ट्री मेरा जो है ये 20 साल पहले का है ना, 20 साल पहले का है, तो 20 साल से उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ। ठीक है, और आज वो उस दस्तावेज को निकाल रहा है कि 20 साल या मान लेते हैं 50 साल पूर्व एक कागज निकाल दिया कि हाँ ये मेरा रजिस्ट्री है, तो वो सिर्फ दिखाने से, उस रजिस्ट्री का कागजात दिखाने से वो उस संपत्ति का मालिक नहीं हो जाएगा। मतलब वो अगर सही में भी लिखा होगा ना, अगर मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि अगर सही में भी लिखा गया होगा तो 50 साल और 20 साल पहले की बात है, और अगर ऐसा किया गया होगा तो जो निबंधन कार्यालय है, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वहां पर उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर उसकी जानकारी वहां मौजूद नहीं है, मतलब निबंधन कार्यालय में भी उसका नकल नहीं निकलता है, तो मतलब वो एक फर्जी है, उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वो रजिस्टर हुआ ही नहीं। जो निबंधन कार्यालय है वहां पे वो रजिस्टर हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता तो आज उसका दाखिल खारिज भी हुआ होता और वो संपत्ति पे कायम भी होता, वो संपत्ति उसका होता। सिर्फ 20 साल और 50 साल बाद एक दस्तावेज दिखा देना कि हाँ ये मेरी संपत्ति है, आपके पूर्वज ने हमको ये संपत्ति बेची है, तो उस बात को उसको साबित करना पड़ेगा कोर्ट में कि वो दस्तावेज सही है। अगर वो दस्तावेज का कोई भी रिकॉर्ड निबंधन कार्यालय में नहीं है तो वो कभी भी साबित नहीं होगा कि ये दस्तावेज सही है। दस्तावेज का निबंधन कार्यालय से रिकॉर्ड में मिलना ही ये साबित करेगा कि ये संपत्ति का सही में रजिस्ट्री हुआ है। लेकिन अगर अन्यथा ऐसा नहीं हुआ है तो वो सारा डॉक्यूमेंट उस तरह से, मतलब जाली तरीके से कराया गया जो डॉक्यूमेंट है, यानी वो फर्जी ही होगा और उसका कोई भी वैल्यू नहीं होगा उस तरह के दस्तावेज का। दया शंकर चौबे जी कह रहे हैं, कई बार नकली दस्तावेज बनाने व बनवाने में कार्यालय का भी मिलीभगत रहता है। जब जांच होती है तो पूरे रिकॉर्ड को कार्यालय से बिल्कुल नष्ट तो करना ही पड़ेगा, इसलिए कि जब जांच होगा या जब मान लेते हैं जो उसके अगेंस्ट पार्टी हैं वो कोर्ट जाएंगे तो बिल्कुल उसको नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए कि अगर कोई तरह से जाली, इस तरह से अगर मान लेते हैं किसी का मिलीभगत होता भी और ये साबित होता है तो उनके लिए भी ये सबसे बड़ी मुश्किल की बात है। अगला सवाल है, जमीन बड़े भाई के नाम से है, इसके बाद इनके 5 भाइयों के बीच लिखित बंटवारा हो गया है। इनमें 4 भाई अपने नाम से दाखिल खारिज करा चुके हैं, एक भाई का नहीं हुआ है, तो इसका दाखिल खारिज कैसे होगा। बंटवारा हुए 35 साल हो गया, 4 भाई 2011 में अपना दाखिल खारिज करवाए थे। जमीन में कुछ जमीन गैर मजरूआ खास जमीन है। देखिए 35 साल अगर आपका बंटवारा का भी हो गया है, लेकिन अगर वो जो आपके भाई हैं वो आपके दस्तावेज में आज भी आपको ये सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो संपत्ति आपका बंटवारा जैसे हुआ वो सही है, मतलब भाई भाई में कोई भी मतभेद नहीं है, तो उस केस में आप एक दस्तावेज तैयार करेंगे। आप अपने जो राजस्व के कार्यालय है, नजदीकी कार्यालय है, वहां के जो कर्मचारी पटवारी बैठते हैं, वहां से ये बात आप वहां पे स्पष्ट कर लेंगे कि आपका कितना का स्टाम्प ड्यूटी लगेगा, और उस पे सारा अपना प्रॉपर्टी का इंफॉर्मेशन डालने के बाद जो और भाई है उनका एनओसी अगर मिल जाए तो आप इसको ऑनलाइन के लिए डाल सकते हैं और उसका आपका दाखिल खारिज यानी नामांतरण हो जाएगा। जो राजस्व के अधिकारी होंगे वो इस बात को वेरीफाई। लेकिन अगर भाइयों में समस्या अगर उत्पन्न होता है तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो ऑप्शन है, आप ग्राम पंचायत का सहारा ले सकते हैं और न्यायालय का सहारा ले सकते हैं।
या राजस्व के किसी अधिकारी के जो वहां बैठते हैं उनके पास आप बंटवारे के लिए वहां पे लिखित आवेदन दे सकते हैं। अगला सवाल है कि वकील साहब आप से मेरा एक सवाल है कि हमारा जो ये हमारा पिताजी 2 शादी किए हैं, मेरे पिताजी के पहले औरत का लड़का मैं हूँ, दूसरी शादी से भी बच्चे हैं, हमारा जो है हिस्सा मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, जो अगर मान लेते हैं पिता का 2 भी शादी होता है, पहली अगर मान लेते हैं पत्नी है, ठीक है, और दूसरी पत्नी भी है, तो पहली पत्नी के जो बच्चे होंगे और दूसरी पत्नी के जो बच्चे होंगे, दूसरी पत्नी को बिना तलाक का अगर शादी किए हैं तो ये इनको कोई भी दूसरी पत्नी को क्लेम भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी मान्य जो होगा वो पहली पत्नी होंगी, लेकिन जो वंशज है, जो उत्तराधिकारी हैं, उनको उनमें से सभी संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। अगला सवाल है कि 1905 वाला खतियान में 5 एकड़ जमीन है, वो सभी जमीन मेरे चाचा के नाम जो है प्राप्त है। चाचा का कहना है कि जमीन नीलाम होने के बाद हम जमींदार यानी स्टेट बाबू खेदन लाल से अपनी बंदोबस्ती प्राप्त किए हैं। बंदोबस्त प्राप्त करने के बाद 1939 चाचा जो है बेच दिया, नीलामी हुआ था कि नहीं वो पता करना है। नीलामी जमीन का कागजात का नाम क्या है और बंदोबस्त वाला कागजात का नाम क्या है, कहाँ से निकालें? देखिए, सबसे पहला जो है मान लेते हैं कि वो आपको कार्यालय से प्राप्त चल जाएगा, जो नजदीकी अंचल का कार्यालय है वहां का रिकॉर्ड से ये इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए कि उस समय ये जो है परिवर्तन हुआ वो किस आधार पे हुआ। लेकिन अगर नहीं पता चलता है तो फिलहाल मान लेते हैं उस समय नीलामी हुआ या नहीं हुआ, बंदोबस्ती सही में हुआ था या नहीं हुआ था। तो 1905 वाले आपके अगर पूर्वज हैं वो आप ही के परिवार के सदस्य हैं, मतलब 1905 वाला जो खतियान है उससे वो संबंध रखते हैं, परिवार के लोग ही हैं, ठीक है। तो उस आधार पे आप अपना संपत्ति का शेयर के लिए जो है अपना हिस्सा के लिए 1939 में सर्वे दूसरे के नाम से हो गया, इस आधार पे आप केस फाइल कर सकते हैं, टाइटल सूट कर सकते हैं कि 1905 में आपका खतियान आपके पूर्वज के नाम पे था, लेकिन किसी कारणवश जो है वो आपके चाचा के नाम पे हो गया। तो यानी आप उस पे उसके बाद डिपेंड करता है कि अगर वो नीलामी का दस्तावेज है वो वैलिड है या नहीं है, या फर्जी दस्तावेज है। अगर वो फर्जी होगा, मान्य नहीं होगा कोर्ट में, तो वो जो है यानी जो सर्वे हुआ है वो टूट जाएगा और आपका भी शेयर आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है 1941 का जमीन कागज है, लेकिन जो है किसी ने पढ़ नहीं रहा है। इस कागज में क्या लिखा है? उर्दू फारसी में लिखा हुआ है, ये कागज पढ़ नहीं रहा है, क्या करूं? सर, दूसरा बोल रहा है कि यह मेरा जमीन है, प्लीज हल कोई निकालिए, है ना, अनुवाद हो जाए। देखिए, 1941 में जमीन का जो कागज है ना, और वो लेकिन किसी से पढ़ा नहीं रहा है। इस कागज में क्या लिखा है? ये हो सकता है उर्दू फारसी या कैथी भी उस समय होता था। तो कैथी भाषा को आप कोई ऐसे लोग होंगे जो कन्वर्ट करने का काम करते हैं, तो उसको पहले वो जो है कन्वर्ट करा के वो आप निकालने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और ये निकालने के बाद जो है ना, वो जमीन का पूरा पहले जब तक कागज स्पष्ट नहीं होगा तो पहले कैथी भाषा में भी जमीन का रजिस्ट्री वगैरह होता था। तो अगर उस तरह का कोई दस्तावेज है तो पहले आप उसको कन्वर्ट करने का प्रयास करें कि आखिर उसमें क्या लिखा हुआ है। और वो कन्वर्ट करने के लिए आपको आदमी को ढूंढना होगा। आज भी बहुत ऐसे जगह लोग हैं जो कि आप नज़दीकी कोर्ट में या कहीं अन्य जगह पता कर सकते हैं कि कैथी भाषा जो है उससे में लिखा हुआ दस्तावेज है, या उर्दू तो आसानी से पढ़ा जा सकता है अगर वैसे कोई लोग हैं जो उर्दू जानते हैं, फारसी भी है, लेकिन वो जो है भाषा थोड़ा कम प्रचलन में है, तो इसलिए आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि आखिर वो भाषा क्या है। और वो अगर कैथी में, इसलिए कि पहले कैथी में ये सब काम होता था। अगला सवाल है सर, पिता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी, 2 पुत्र और 1 बहन है, तो प्रॉपर्टी मकान पर किसका हक होगा? कृपया जानकारी दें। देखिए, पिता की मृत्यु के बाद जो है 2 पुत्र जो है ना, पुत्र हो गया, और बहन जो है वो उसके उत्तराधिकारी होंगे। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे पिता है और पिता है, ये भी पुत्र है, और एक जो है एक तरह से बेटी भी है। तो अगर बेटी आप नो ऑब्जेक्शन दे दे कि मान लेते हैं कि जैसे आप अपने नाम पे ट्रांसफर कराएंगे उस संपत्ति को,
और बेटी का नो ऑब्जेक्शन हो तो वो आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन रही बात हिस्सा और हक का, तो उसमें बेटी का भी समान हक होगा। मतलब जितना हक बेटे का होगा उतना हक बेटी अगर चाहे उस संपत्ति में हिस्सा लेना तो ले सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।